Today's class we are going to proceed with our new chapter and the name of the chapter is integration. यह आपकी NCERT का चैप्टर 7 है. The name of the chapter is integrals. अब देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए. First of all I said integration. Generally students भी इस चैप्टर को इसी नाम से बोलते हैं, इंटीग्रेशन. बट एक्चुअली अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर इंटीग्रेशन नहीं है, वहां पे इंटीग्रल्स लिखा होगा. तो पहले इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. देखो टू इंटीग्रल्स हम फाइंड करते हैं, बट वी आर गोइंग टू फाइंड इंटीग्रल्स. क्या हम सीखेंगे कि इंटीग्रल्स को कैसे फाइंड किया जाता है. जिस प्रोसेस के थ्रू हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल्स को, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है. तो बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स. ब्रॉडली अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रल्स की बात करते हैं, तो टोटल अगर हम इंटीग्रल्स को डिवाइड करें, यू कैन डिवाइड इट इनटू 6 मेथड. बेसिकली इंटीग्रल्स को फाइंड करने के हमारे पास 6 मेथड होते हैं. मेथड 1, मेथड 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड 1. बट नॉर्मली जब आप ये सारे मेथड सीख जाओगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, मेथड 6, बिकॉज आपकी जो एनसीईआरटी है वहां तो एक्सरसाइज इसी तरह से डिजाइन की गई है कि आपको एक एक्सरसाइज से पर्टिकुलर मेथड सिखाने की कोशिश की जा रही है. बट एक्चुअल में एग्जाम में तो आपको ये नहीं बताया जाएगा किस मेथड से आपको क्वेश्चन करना है. और रियलिटी भी यही है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें नहीं बताया जाता कि किस मेथड से हमें करना होता है. तो हम क्या करते हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन आता है, सबसे पहले हम उसमें मेथड 1 अप्लाई करते हैं. अगर हमें लगता है कि मेथड 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, देन वी मूव टू मेथड 2. फिर हमें लगता है मेथड 2 से भी नहीं होगा, फिर मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5. और अगर ये सारे ही मेथड्स आपके फेल हो जाते हैं तो मेथड 6 डेफिनेटली आपका लगेगा ही लगेगा. ओके. तो ब्रॉडली मैं जो आपको करवाऊंगा, मैं आपको देखो वैसे तो आप इतने मर्जी मेथड्स बना लो इसके, बड़े 6 मेथड्स में आपको पूरा इंटीग्रेशन आपका कवर हो जाए. ठीक है. तो 1 बाय 1 तो आज की क्लास में मैं आपके साथ मेथड 1 डिस्कस करूंगा. तो मेथड 1 क्या होता है आपका? मेथड 1 इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन. और इस मेथड को हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन. बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस मेथड, पहले जो इसके बेसिक रूल्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ. बेसिक रूल्स. देखो इंटीग्रेशन जो होता है आपका, ये जो वर्ड है, एक्चुअली जो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव का अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल. कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल्स, जो आपको फाइंड करना होता है. तो कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, यानी कि इंटीग्रल्स होगा, वो क्या होगा? साइन एक्स. वो क्या होगा? साइन एक्स. तो देखो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो ये आपका जो dx आता है वो आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है, डी बाई डी एक्स. जब हम इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं तो dx जो होता है आपका, वो फंक्शन के साथ ही होता है, दैट इज इन प्रोडक्ट. In a similar way,
अगर आप डेरिवेटिव ऑफ 10x फाइंड करते हो तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो 10x का जो डेरिवेटिव है आपका दैट इज sec स्क्वायर x। तो देखो ये जो dx डिविजिबल फॉर्म में है, यहाँ के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये बन जाएगा एंटी डेरिवेटिव। मैंने आपको अभी बताया कि अगर dx डिनोमिनेटर में होगा तो वो डेरिवेटिव है, और dx अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे यहाँ आपने देखा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये डेरिवेटिव है। dx को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एंटी डेरिवेटिव हो गया cos x dx। तो cos x dx, तो जैसे dx आपका यहाँ मूव कर गया, वी आर लेफ्ट विथ sin x। इट मीन्स cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x। इन अ सिमिलर वे d बाई डी एक्स ऑफ 10x आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, ये डेरिवेटिव है। dx को अगर मैं यहाँ मूव करता हूँ तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। dx आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, नाउ इट बिकम्स एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल। तो जैसे ही आपने dx को यहाँ मूव किया, वी आर लेफ्ट विथ 10x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। Now let's move to the next concept, d by dx of x। अब हमने क्या पढ़ा था कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको ऐसे लिखूं d by dx of x plus 2, तो ये भी क्या होगा आपका 1। और d by dx of x plus 5, it is also equal to 1। it is also equal to 1। अब आप ये देखो, अगर ये जो dx है आपके, अगर मैं इनको मूव करता हूँ राइट हैंड साइड में, इट विल बिकम 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। जैसे ये dx यहाँ मूव कर गया, जैसे ये dx यहाँ मूव कर गया, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, वी आर लेफ्ट विद x। तो ये हो गया आपका x। अब क्वेश्चन ये बनता है, हमें नहीं पता ये जो 1 है वो इस x का है, इस x का एंटी डेरिवेटिव है, या ये जो 1 है x प्लस 2 का एंटी डेरिवेटिव है, या ये जो 1 है हमारा x प्लस वाई का एंटी डेरिवेटिव है। ओके, इट मीन्स वी डोंट नो वेदर दिस 1 is from x or from x plus 2 or from x plus 5। that is why to balance this, ये जो प्लस में देखो 2 आ रहा है, कहीं प्लस में 5 आ रहा है, to balance this we apply an arbitrary constant here। we apply an arbitrary constant means plus c। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, जो प्लस में जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में हम क्या लगाते हैं, सी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 700। अभी अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, यही होता है ना, कॉस एक्स। इट मीन्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका, साइन एक्स। व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस एनी कांस्टेंट। तो ये जो फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम प्लस सी लगाते हैं। दैट इज वाई जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो भी हमारी वैल्यू आती है उसके आगे हम प्लस सी लगाते हैं, ताकि फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू हो वो इसके साथ एडजस्ट हो। जैसे यहाँ पर आप मान लो फंक्शन आपका कांस्टेंट, जैसे आपने इसको दिया cos x dx, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। बट यहाँ आपका जो कांस्टेंट होगा दैट इज 2। यहाँ आपका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, 5। यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 700। ओके, तो नेक्स्ट रूल इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब आपको पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस साइन एक्स। So when we move dx here, it will become anti derivative। It means sin x का जो एंटी डेरिवेटिव, ओनली sin x, माइनस के साथ नहीं, सिर्फ sin x, sin x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस cos x।
यहाँ थोड़ा आप केयरफुल रहना कि डी cos x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन एक्स। जैसे हमने यहाँ dx को मूव किया तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज एंटी डेरिवेटिव, इट विल बी नॉट cos x, इट विल बी माइनस cos x, इट विल बी माइनस cos x प्लस, माइनस के साथ इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनली जो रूल्स होता है उसमें माइनस नहीं होता है, तो ये जो माइनस होता है इट विल मूव टू द फंक्शन। तो sin x का जो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो sin x होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x, बट विथ नेगेटिव साइन, बट विथ नेगेटिव साइन। तो नेक्स्ट रूल इज d by dx of sec x, and we know that sec x का derivative of sec x is sec x tan x. It means sec x tan x, when this dx shifted here into dx, तो into में हो गया एंटी डेरिवेटिव। Now we are left with sec x. It means sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रल्स होता है दैट इज sec x और प्लस c। अब आपको c समझ में आ गया होगा क्यों लगाया जाता है, तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है ये उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज d by dx of cosec x। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस cosec x cot x। Now when we shifted this dx here, so cosec x cot x dx, that is integral of cosec x cot x, that is integral of cosec x cot x is equal to, again this minus sign will be shifted here and it will be equal to minus cosec x plus c. It will be equal to minus cosec x plus c. Next rule, d by dx of cot x। अब cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। So cosec square x dx, that is integral of cosec square x, it will be equal to minus cot x plus c. It will be equal to minus cot x plus c. Now we have studied the derivative of inverse function, that is derivative of sin inverse x. It is equal to 1 upon root 1 minus x square, and then derivative of cos inverse x is equal to minus 1 upon root 1 minus x square. It implies integrals of 1 upon root 1 minus x square. तो देखो 1 upon root 1 minus x square का इंटीग्रल sin इनवर्स x भी हो सकता है, sin इनवर्स x प्लस c इंटीग्रल्स dx, और 1 upon root 1 minus x square का जो इंटीग्रल्स है आपका कैन ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c। और अब देख सकते हो जब ये dx यहाँ मूव करेगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx का इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, वी आर लेफ्ट विद साइन इनवर्स x, एंड इन दिस केस व्हेन dx विल शिफ्टेड हियर देन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल्स होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है आपका इट कैन ईदर बी साइन इनवर्स x प्लस c और cos इनवर्स x plus c। Okay. In a similar way, we have studied that derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square, and derivative of cot inverse x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, मैं d by dx लिखा है तो इस डैश की जरूरत नहीं।
Derivative of cot inverse x, it is equal to minus 1 upon 1 plus x square. It means integration of 1 upon 1 plus x square dx will be equal to tan inverse x plus c, or it can also be equal to minus cot inverse x plus c, minus cot inverse x plus c. Similarly, sec inverse x d by dx of sec inverse x is equal to 1 upon x root x square minus 1 and d by dx of cosec inverse x. D by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x root x square minus 1. So when we shifted this dx here, what we will have? 1 upon x root x square minus 1 dx. It will either be equal to sec inverse x plus c, or it is equal to minus cosec inverse x plus c. Next rule is derivative of log x. Derivative of log x is equal to 1 by x. So when we shifted this dx here, antiderivative of 1 by x dx will be equal to log x plus c. Next rule, derivative of e raised to power x is equal to e raised to power x. It means antiderivative of e raised to power x, that is e raised to power x dx, is equal to e raised to power x plus c. The next rule, derivative of x raised to power n. अभी एक्सेप्शनल केस है, यहाँ आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते. x रेस टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? nx रेस टू पावर n प्लस 1. nx रेस टू पावर n माइनस 1. x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx रेस टू पावर n माइनस 1. जैसे x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव जो है nx रेस टू पावर n माइनस 1 होता है, उसी तरह से x रेस टू पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x रेस टू पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, इट इज इक्वल टू x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx रेस टू पावर n माइनस 1. मीन्स डेरिवेटिव में पावर एक कम हो जाती है, बट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, जब x रेस टू पावर है, यहाँ पर आप सेम फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो जब हम x रेस टू पावर n का इंटीग्रल्स करते हैं, तो इंटीग्रल्स में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव, तो इट विल बी, देखो n की जगह 5 है, n की जगह क्या है? 5, तो ये 5 हो जाएगा और पावर में कम हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4. इन सिमिलर वे, अगर आप x रेस टू पावर 5 का इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हो? इंटीग्रेशन, सो इट विल बी इक्वल टू n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6,
अपॉन 6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है आपका जो हमने डेरिवेटिव में स्टडी किया था, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू पावर x log a। तो अगर a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x log a होता है तो सेम फंक्शन a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? फर्क क्या होता है? जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो log a हमारा प्रोडक्ट में आता है, जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये जो log a होता है ये हमारा डिविजिबल फॉर्म में आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो log a जो है a रेज टू पावर x के साथ log a जो है प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। बट एट द सेम टाइम जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव करते हैं, तो ये जो log a है हमारा वो डिविजिबल फॉर्म में। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को लेके जो रूल्स आपको पता होने चाहिए वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रूल क्या था हमारा? दैट cos x का जो एंटी डेरिवेटिव, cos x का जो इंटीग्रल्स होता है दैट इज sin x प्लस सी क्यों लगाया जाता है? कांस्टेंट को जो कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव्स में या फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल्स क्या होता है? tan x प्लस सी। रूल थर्ड, 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x प्लस सी। रूल 4, cos x का इंटीग्रल्स क्या होता है? cos x का नहीं, sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। देन sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है? sec x प्लस सी। cosec x cot x का इंटीग्रल्स क्या होता है? माइनस cosec x प्लस सी। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल्स क्या होता है? माइनस cot x प्लस सी। और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल्स क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल्स क्या होता है? इधर tan इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। 1/x √x² -1 का इंटीग्रल्स क्या होता है? इधर sec इनवर्स x प्लस सी और माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x प्लस सी। e रेज टू पावर x dx का इंटीग्रल्स क्या होता है? e रेज टू पावर x प्लस सी। x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। x रेज टू पावर 5 का इंटीग्रल्स क्या होता है? x रेज टू पावर 6/6 प्लस सी। डेरिवेटिव में पावर कम होती है, कांस्टेंट आगे आ जाता है। ओके, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसको हम एडिशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आल्सो डिनोमिनेटर वैल्यू में। जो भी आपका पावर में होगा वही आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। x रेज टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तेरह यहाँ तक ठीक है। आगे a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव में क्या होता है? a रेज टू पावर x log a प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। और एंटी डेरिवेटिव जब हम a रेज टू पावर x का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो यही यही फॉर्मूला होता है, बट log a जो होता है आपका डिविजिबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बेसिक रूल्स। अब हम बात करते हैं मेथड 1। जो आपका मेथड 1 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन। देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास जब इंटीग्रल्स का आता है, whenever we get any question of integral, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की या सिंप्लीफाई करने की। ओके, तो सबसे पहले हम इसी मेथड के साथ जाएंगे। तो इस मेथड में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये मेथड अब तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका जो क्वेश्चन है, जब आपका वो क्वेश्चन है या जो आपका इंटीग्रल्स है, तो क्वेश्चन है आपका इधर
it should be in addition और सब्ट्रैक्शन। जो भी आपको इंटीग्रल्स गिवन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तब भी अप्लाई कर सकते हो आप जब या तो वो एडिशन फॉर्म में हो या वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में या वो आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, मीन्स अगर एडिशन है आपका इंटीग्रल सिंपली एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उस पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1। स्टेप 2, अब अगर मान लो क्वेश्चन जो है आपका वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन आपका कैसे है, डिवीजन फॉर्म में है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। जो क्वेश्चन आपका इंटीग्रल है वो डिवीजन फॉर्म में है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो इसमें क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल try to convert it into addition, either addition और सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले इस फॉर्म को या तो एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या सब्ट्रैक्शन फॉर्म और सब्ट्रैक्शन फॉर्म। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा आपने कि अगर क्वेश्चन आपका एडिशन फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, क्वेश्चन अगर आपका एडिशन फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में तो आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बट क्वेश्चन आपका एडिशन फॉर्म में नहीं है, या तो डिवीजन फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय सिंप्लीफिकेशन, बाय सिंप्लीफिकेशन। और अगर वो सिंप्लीफिकेशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। And third step is step 3 of this method. Third step is if there are functions other than algebraic function, like algebraic फंक्शन के अलावा अगर कोई और फंक्शन गिवन हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, like trigonometric function and logarithmic function, logarithmic function, then we can use their respective identities to simplify them. क्या कहा गया आपको कि अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो हम उनकी ही आइडेंटिटीज का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी ही आइडेंटिटीज को यूज करके उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन फॉर्म में, एंड देन वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब वो जो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, इनकी कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लाइक 1 + cos x is equal to 2 cos square x/2, 1 ± sin x is equal to cos x/2, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, sin x/2 होल स्क्वायर, 1 - cos x, 1 + cos x 2 cos square x/2 होता है, तो 1 - cos x क्या होता है,
2 sin square x by 2 1 plus 10x upon 1 minus 10x is equal to 10 pi by 4 plus x 1 minus 10x upon 1 plus 10x is equal to 10 pi by 4 minus x log e raised to power x, ये एंटी लॉग होते हैं, इज इक्वल टू x, ये जो होता है वो क्या होता है, एंटी लॉग होता है, तो इट इज इक्वल टू x e raised to power log x, अगेन इट इज इक्वल टू x। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपका फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन में होता है, तो अगेन इनकी रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज को यूज करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अगर 1 प्लस साइन एक्स होगा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। 1 minus cos x can be written as 2 sin square x by 2। 1 plus 10x upon 1 minus 10x, it can be written as 10a plus b and pi by 4 plus x। 1 minus 10x upon 1 plus 10x, देखो अगर प्लस है तो प्लस x, माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस x, log e raised to power x, ये आपका एंटी लॉग होता है, इट इज इक्वल टू x, e raised to power log x is also equal to x। तो हम इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या समझा कि जो फर्स्ट मेथड होता है इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन मेथड करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, जब आपका जो गिवन इंटीग्रल है या तो वो एडिशन फॉर्म में है सब्ट्रैक्शन। अगर आपका गिवन इंटीग्रल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो हम कोशिश करेंगे उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने की बाय सिंप्लीफिकेशन। और अगर आपके क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है या लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है तो हम इनकी आइडेंटिटीज को अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर एक्सरसाइज 7.1।